देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद दोस्तों जानेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों। अब संसद भवन से बाहर निकलकर थाने तक पहुंच गई है बात। बताएंगे किस तरीके से कौन से मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं और राहुल गांधी ने कहा कि एफआईआर दर्ज करो या अरेस्ट करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। बताएंगे कौन से मामले को लेकर अब पुलिस लगाने की चल रही है बड़ी साजिश दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर एक बार फिर से ओम बिरला ने एक ऐसी हरकत की है दोस्तों जिस कारण से इंडिया गठबंधन फिर से हो गया है एकजुट। बताएंगे अब इसे हटाने के लिए किस तरीके से 100 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करा दिए गए हैं। वहीं पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 25% नहीं बल्कि 43% टैरिफ लगाने की दी है धमकी। बताएंगे कौन से मामले को लेकर ये जमकर धमकीबाजी की जा रही है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें 18% के टैरिफ के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी के नेता। बताएंगे किस तरीके से दोस्तों पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब महामानव कहीं दिखाई नहीं दे रहे तो सवाल और ज्यादा खड़े होते हैं। डिटेल में चलेंगे एक करके सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी एमएम नरवणे की किताब में लिखी बातों को संसद भवन के अंदर बोलना चाहते हैं और केवल ये बताना चाहते हैं कि किताब में लिखा क्या है, इसलिए राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरा का पूरा संसद का कार्यक्रम ही ठप कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि एमएम नरवणे की किताब में ऐसी बात लिखी है जो 56 इंच की छाती वाले पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर देता है। यही बड़ा कारण है कि उनको संसद भवन के अंदर नहीं बोलने दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जब से बजट का पहला सेशन शुरू हुआ तब से राहुल गांधी लगातार पूर्व थल सेना के प्रमुख यानी रिटायर्ड जनरल एमएम नरवणे की किताब को केवल संसद भवन के अंदर पढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किताब में जो बातें लिखी है वो मैं केवल पढ़ दूं और इसके बाद आम जनता तय कर ले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी ने चीन के आक्रमण के दौरान किस तरीके का रवैया अपनाया था, नरेंद्र मोदी किस तरीके से भारतीय सेना को अकेले छोड़कर उनको दुविधा में छोड़कर चले गए थे। इसके बाद राहुल गांधी को किताब नहीं पढ़ने दिया गया दोस्तों और तमाम तरीके के इधर उधर के ड्रामे किए गए ताकि राहुल गांधी संसद भवन के अंदर नरवणे की किताब को ना पढ़ पाए। बीजेपी के लोगों का दावा है कि यह अप्रकाशित किताब है यानी अभी पब्लिश नहीं हुआ तो इसको पढ़ा नहीं जा सकता, जबकि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इस किताब की जिम्मेदारी लेकर इस किताब के 1-2 पन्ने पढ़ना चाहता हूं, लेकिन 1-2 पन्ने भी नहीं पढ़ने दिए जा रहे। जबकि राहुल गांधी खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसका मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं संसद भवन के अंदर सही जानकारी दे रहा हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, अगर इसमें कुछ गलत निकलेगा तो संसद मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और जब कोई व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी ले लेता है संसद भवन के अंदर कोई सांसद, तो उसको किसी भी डॉक्यूमेंट पर बोलने का अधिकार होना चाहिए। संसद में हमेशा से ऐसा होता आया है, लेकिन राहुल गांधी को रोके जाने का पीछे के सबसे बड़ा कारण यह है कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो 56 इंच की छाती और लाल आंख दिखाने वाला एक पूरा नैरेटिव बनाया गया है, उस नैरेटिव को ये किताब की कुछ पंक्तियां ध्वस्त करती है दोस्तों। इसके बाद अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले पर लगाकर राहुल गांधी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसार करने पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सोमवार को आधिकारिक जानकारी में बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज फोरम पर ऐसी जानकारियां कैसे सामने आ गई, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नाम की किताब को किसने फैलाया, और पुलिस ने इस पूरे मामले को जानने के लिए एफआईआर दर्ज किया है दोस्तों। और कई लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है, यानी सोशल मीडिया पर यह किताब फैलाने के नाम पर कई लोगों को डराया धमकाया जा सकता है। ऐसे में सबसे पहले राहुल गांधी इस किताब को लेकर आए थे, तो जरूर राहुल गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी को अब कानूनी तौर पर धमकाने की कोशिश की जा रही है, और जब अब कोई विकल्प बीजेपी के पास नहीं बचा तो अब कानूनी पचड़े में फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी भी इस मामले पर डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। दरअसल हुआ ये कि संसद भवन के अंदर राहुल गांधी जब पहुंचे दोस्तों बीते दिन, तो 11 बजे जैसे ही वो बोलने के लिए खड़े हुए तो फिर से उन्होंने किताब की कुछ बातें बतानी जैसे ही शुरू की दोस्तों, वैसे ही संसद में भाजपाई ड्रामा करने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने 1 घंटे पहले स्पीकर से मुलाकात की, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो मुझे 1 घंटे भाषण देने देंगे, मुझे अपनी बातें रखने देंगे, लेकिन यहाँ तो फिर से ड्रामा और हंगामा शुरू कर दिया गया। तो इसके बाद राहुल गांधी जब बाहर निकले, क्योंकि सदन की कार्रवाई नहीं हो पाई और ड्रामा पूरी तरीके से हंगामा होने लगा दोस्तों, सत्ताधारी दल के लोग सदन के अंदर राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे थे। तो फिर राहुल गांधी मीडिया से बात करते हैं दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी से बोला जाता है, सवाल पूछा जाता है कि संसद भवन के अंदर प्रधानमंत्री को क्या खतरा था, ये जो बातें की जा रही है इस पर आपकी क्या राय है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को खतरा था तो जिस व्यक्ति से सुरक्षा को खतरा था उस पर एफआईआर दर्ज करे, उसको अरेस्ट करे, क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग। केवल संसद की कार्रवाई को ठप करने के लिए बहाने बना रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि मैं उस किताब की चर्चा करूं। उन्होंने कहा कि पहले कहा गया कि किताब को कोर्ट नहीं कर सकते, फिर मैंने कहा ये तो मैं मैगजीन से लेकर आया हूं, मैगजीन में लिखा हुआ है। उन्होंने मैगजीन का हवाला भी दिया कि कौन सी मैगजीन में लिखा हुआ है। इसके बाद रक्षा मंत्री कहते हैं कि सदन में बयान केवल छपी हुई किताबों का दिया जा सकता है, ये छपी हुई किताब नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी पूरी छपी हुई किताब लेकर आ गए, बोले ये तो किताब छपी हुई है, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी मौजूद थी जिसको बाद में हटा लिया गया। तो राहुल गांधी ने कहा कि इस किताब के बारे में तो सब कुछ सबके सामने है, तो फिर ये किताब पढ़ने क्यों नहीं दी जा रही। और अब एफआईआर दर्ज करके कहीं ना कहीं राहुल गांधी को परेशान करने की एक रणनीति बनाई गई है दोस्तों। अगर राहुल गांधी को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया तो फिर हंगामा और ज्यादा होगा, लेकिन अब संसद भवन से इतर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के माध्यम से एक नए तरीके के हंगामे खड़े करने की कोशिशें बीजेपी के द्वारा की जा रही है, और इसीलिए पुलिस वालों को स्पेशल
सेल को इस काम में लगाया गया है कि ये किताब कैसे लीक हो गई। सवाल सबसे बड़ा ये है कि किताब लीक हुई वो तो अलग बात है, लेकिन किताब में क्या लिखा है ये बात क्यों नहीं संसद भवन के अंदर बोलने दिया जा रहा, क्यों नहीं आल आंख दिखाने के जो बड़े बड़े दावे किए गए तो उसको एक्सपोज करने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी जानते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, इसके बावजूद राहुल गांधी लगातार लड़ाई में बने पड़े हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले पर दोस्तों, और अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो झुकेंगे बिल्कुल भी नहीं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर एक स्पीकर के तौर पर निष्पक्ष काम करने की जगह बीजेपी के नेता की तरह बर्ताव करने वाले स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के 100 सांसदों ने सिग्नेचर करके सोमवार को इसका सिलसिला शुरू कर दिया है। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों को नहीं बोलने दिया जा रहा है और 8 सांसदों को बजट सेशन के दौरान सस्पेंड कर दिया गया था और विपक्षी महिला सांसदों के ऊपर आरोप लगाया गया था कि नरेंद्र मोदी अगर भाषण देने के लिए आते तो वहां पर मौजूद महिला सांसद कुछ अप्रिय घटना को अंजाम दे सकती थी, जिससे ये माना जा रहा है कि स्पीकर ये कहना चाहते हैं कि महिला सांसद नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला कर सकते थे। और इसके बाद महिला सांसदों ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप महिला सांसदों को अपमानित कर रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए विपक्ष ने फैसला लिया है कि ऐसे स्पीकर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों सांसदों का निलंबन और महिला सांसदों पर लगाए गए झूठे आरोपों को वापस लेने की मांग के तहत ये विरोध किया जा रहा है और अविश्वास का प्रस्ताव राज्यसभा में सुबह नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्थित कार्यालय कक्ष में विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता की बैठक में हुआ दोस्तों, और इस दौरान तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वाम दल भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बिरला के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नोटिस विपक्ष ने संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत लाने का फैसला लिया है, जिस पर 100 से अधिक विपक्ष के सांसदों ने सोमवार को ही साइन कर दिया था। स्पीकर पर लगातार पक्षपात का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने आक्रामक रवैया अपनाया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारे नेता विपक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री के छाये की तरह यानी उनके शैडो की तरह होते हैं, मगर स्पीकर उनको बोलने तक नहीं दे रहे, जबकि सत्ता पक्ष के लोग कुछ भी सदन में बोलते हैं उल्टा बोलते हैं, नेहरू जी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और तमाम तरीके की किताबें दिखाते हैं, उन्हें स्पीकर नहीं रोकते, लेकिन विपक्ष को रोकने के लिए सारे तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अब अविश्वास के प्रस्ताव पर 100 लोगों के मोहर लग चुका है दोस्तों। इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और उसके बाद स्पीकर को चेयर से हटाकर नीचे बिठाकर डिप्टी स्पीकर को ऊपर बिठाया जाएगा और उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी और स्पीकर के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। उसके बाद पूरी प्रक्रिया शुरू होगी और अब जबरदस्त तरीके का घमासान मचने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो डील हुआ है उसमें केवल फायदा अमेरिका को है और यहां तक कि ट्रंप ने एक और बयान जारी किया है दोस्तों। ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदा तो इस बार उस पर 25% का टैरिफ नहीं लगाऊंगा, बल्कि 43% का यानी 43% का टैरिफ लगाऊंगा और इस डील में कृषि उत्पादों और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े हुए कई तरीके के ऐसे पेज है जो छिपे हुए नजर आ रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के लिए ये सारे सेक्टर खोल दिए गए हैं दोस्तों, चाहे कृषि उत्पाद का सेक्टर हो या फिर ऊर्जा एनर्जी से जुड़ा हुआ सेक्टर हो। उसके बाद ट्रंप ये धमकी दे रहा है कि 25% नहीं 43% टैरिफ लगा दूंगा। तो आप लोग समझ जाइए कि खुलकर धमकी दी जा रही है। जब कोई दो दोस्त आपस में डील करते हैं तो वहां धमकीबाजी नहीं होती, वहां पर आपसी सहमति होती है। अगर एक व्यक्ति खुलकर ये धमकी दे रहा है कि अगर वो करोगे तो ये कर दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि कोई डील नहीं है, बल्कि एक तरफा ट्रंप के पक्ष में ये पूरा निर्णय लिया गया है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि कौन ट्रंप को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताता है और उस नेता के झुकने के कारण आज देश की यह स्थिति है कि ट्रंप का जो मन कर रहा है वो बोल रहा है दोस्तों। यानी भारत को एक छोटे देश की तरह, एक कमजोर देश की तरह बर्ताव करते हुए डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपने आज तक नरेंद्र मोदी के मुंह से यह सुना है कि ट्रंप ने अगर कानूनों का पालन नहीं किया या इस डील का पालन नहीं किया तो उसके ऊपर ऐसा टैरिफ लगा दूंगा? कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी तो इस मामले पर बोलने तक नहीं आए, क्योंकि उनको पता है कि जब बोलने आएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे कि रूस से तेल खरीदने से क्यों मना किया आपने, इसे हमको 8 से 10 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। तो नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं होगा, तो मोदी आकर बोलकर चले गए कि उनकी जान को खतरा है। यानी खतरे का एक नए तरीके का स्वांग रचना शुरू कर दिया गया दोस्तों। संसद भवन के अंदर नरेंद्र मोदी को खतरा, इस तरीके के दावे स्पीकर करके, यानी पूरी तरीके से दोस्तों पुराना जो तरीका होता है राजनीति में भटकाने का, उस भटकाने वाली योजना पर काम चल रहा है। और अब ट्रंप ने 43% टैरिफ लगाने की जो धमकी दी है, एक नेता ने इस पर पलटवार नहीं किया या एक भी सरकारी अफसरानों की ओर से कोई बयान नहीं आया, तो इससे पता चलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आगे बोलने पर एकदम आदेश जारी कर दिया गया है कि कोई नहीं बोलेगा। यानी तानाशाही चल रही है कि ट्रंप के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अभी हाल फिलहाल में ईरान के अंदर कई तरीके के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले दोस्तों। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बात जो सबसे कॉमन दिखाई दी वो ये कि प्रदर्शन अमेरिका के कहने पर उसके एजेंट ईरान में करवा रहे थे, और जब ईरान की सरकार ने इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इंटरनेट की सेवाएं सैटेलाइट के माध्यम से ईरान के लोगों तक पहुंचाई दोस्तों। और उसके बाद हुड़दंग और ज्यादा मचाया गया। यानी ईरान की सरकार कुछ भी करके इंटरनेट को ईरान में नहीं रोक पाई, क्योंकि सैटेलाइट से ही इंटरनेट नीचे जमीन पर पहुंचाया जा रहा था। यानी सरकार का
कोई कंट्रोल नहीं है और अमेरिका अपने हिसाब से इंटरनेट लोगों को देकर आपस में विवाद को भड़काकर नए आंदोलनों को भड़का रहा था। दोस्तों इससे एक बात साबित हो गया कि अगर सरकार के पास सैटेलाइट से जुड़े हुए इंटरनेट को लेकर कोई कंट्रोल नहीं है तो फिर किसी भी देश का अगर कोई आंदोलन होता है तो बाहर का देश उसे प्रभावित कर सकता है। यानी अमेरिका दुनिया में किसी भी देश के अंदर आग लगाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों स्पेस एक्स स्टारलिंक एक उसी तरीके का प्रोजेक्ट है। ऐसे में भारत के अंदर भी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को इंटरनेट सेवाएं सैटेलाइट के माध्यम से देने की पहले इजाजत दे दी गई थी। दोस्तों और अब गुजरात सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर लिया है स्टारलिंक के साथ में, यानी गुजरात के सरकारी दफ्तरों में भी स्टारलिंक से इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों इस मामले पर लोगों ने अब सवाल उठाया कि ये क्या बेवकूफी है। जब सबने देखा कि ईरान में क्या हुआ है तो फिर स्टारलिंक के साथ में कोई भी इस तरीके का प्रोजेक्ट साइन करना यानी गुजरात के सरकारी दफ्तरों में स्टारलिंक की सेवाएं देना ये अपने आप में खतरे से खाली नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इंटरनेट पर सारा डेटा जाता है और अगर सरकारी काम का डेटा, राज्य का जो डेटा इंटरनेट पर जाएगा, स्टारलिंक पर जाएगा तो वो तो अमेरिका के कब्जे में आ सकता है और कहीं ना कहीं इससे भारत के अंदर सरकारी कामकाज में भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों ईरान में जो हुआ उससे सबक लेकर स्टारलिंक के बारे में 10 बार सोचना चाहिए था, लेकिन अब गुजरात की सरकार ही लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर रही है यानी इच्छा जाहिर कर रही है स्टारलिंक के साथ में आगे बढ़ने के लिए। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका के साथ चल रहे डील में आगे से काम कर रहे हैं दोस्तों, यानी डील में इनका भी हाथ है और डील इतना खराब करवाया गया है कि भारत को 18% टैरिफ देना पड़ रहा है अमेरिका को, और अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाकर खुश है क्योंकि अमेरिका के जो सामान है उन पर 0% का टैरिफ लग रहा है। और इसी बात का जिक्र करते हुए इंडिया अमेरिका के क्रिकेट मैच का जिक्र करते हुए पीयूष गोयल एक बयान दे रहे हैं और इस बयान देते वक्त उनके बगल में अमेरिका के भारत में मौजूद राजदूत सेर्गियो है दोस्तों, और सेर्गियो से बात करते हुए अमेरिका और इंडिया के क्रिकेट टीम के मैच का जिक्र करते हुए दावा किया जाता है कि भारत ने अमेरिका को 18% रनों से हराया, यानी 18% भारत के ऊपर ट्रंप ने टैरिफ लगा रखा है। तो उसी और जिक्र करते हुए क्रिकेट मैच से जोड़कर कहते हैं कि अमेरिका 0% हम पर टैरिफ लगाता तो हम यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला देखते हैं अमेरिका और इंडिया के बीच में। कुल मिलाकर दोस्तों पीयूष गोयल भी इस बात को मानते हैं कि 18% का हमारे ऊपर टैरिफ लगाकर अमेरिका ने खुद को फायदा पहुंचाया है और भारत को नुकसान पहुंचाया है। और दोस्तों दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि 18% का टैरिफ कैसे मान गए पीयूष गोयल, ये कौन सा डील करके आए हैं। और यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा है और मजाक मजाक में ही अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं पीयूष गोयल, जो 0% टैरिफ करने की मांग कर रहे हैं और इस पर अमेरिका के राजदूत हंसते हुए मजाक में बात को उड़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 18% का जो थप्पा भारत के ऊपर लगाया गया है टैरिफ का, उससे देश की जनता को झेलना पड़ेगा, हर तरीके से झेलना पड़ेगा। और इसीलिए ये भारत के लिए तो एक हार वाली सिचुएशन है। बेशक अमेरिका की क्रिकेट टीम हारी हो, लेकिन असलियत में ट्रेड डील में यानी व्यापार कारोबार में भारत पूरी तरीके से हार रहा है असली में। और इसीलिए बीजेपी वालों को अब थोड़ा जनता के सामने आकर माफी मांगना चाहिए, क्योंकि अगर ये डील एकदम सक्सेसफुल होती दोस्तों यानी सफल होती तो क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि सबसे पहले एक व्यक्ति मीडिया में कहता कि मैं 5 बजे आ रहा हूं और एक बड़ा ऐलान करूंगा, उसके बाद पूरा माहौल बनता, गोदी मीडिया वाले माहौल बनाते और 5 बजे में आकर अपनी छाती पीटते हुए कहता कि मैंने ये डील करके दिखा दिया और जवाहरलाल नेहरू से बड़ा काम कर दिया, यानी जवाहरलाल नेहरू से तुलना करनी ही पड़ती है। तो वो व्यक्ति अगर नजर नहीं आया है ट्रेड डील के मामले पर तो आप समझ जाइए कि ये ट्रेड डील किस तरीके का किया गया होगा। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ दोस्तों भारत अगर रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो भारत को कितना नुकसान होगा, ये बात खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था। उनका एक वीडियो है दोस्तों, जिस वीडियो में व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि अगर रशिया का तेल खरीदना भारत ने बंद कर दिया तो भारत को 9 से 10 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा, यानी तकरीबन 81,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ का भारत को नुकसान होगा। और अमेरिका के साथ में जो डील की गई है उसमें जो भारत की जनता के पैसे बच सकते थे 8-9 बिलियन डॉलर, बल्कि 9-10 बिलियन डॉलर, जिससे एक मनरेगा जैसी और नई योजना लॉन्च की जा सकती थी, बल्कि मनरेगा से डबल की एक योजना लॉन्च की जा सकती थी। उतना पैसा अब भारत के पास नहीं बचेगा दोस्तों। और फायदा अमेरिका को मिला, वो एक तो टैरिफ हम पर ज्यादा लगा रहा है, दूसरा उसका तेल खरीदकर, महंगा तेल खरीदकर भारत को और ज्यादा पैसा अमेरिका को चुकता करना पड़ेगा। तो डील के अंदर साफ तौर पर भारत को चारों तरफ से नुकसान झेलना पड़ा है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें प्रियंका गांधी कहती है कि स्पीकर पर इतना प्रेशर है कि उन्हें खुद बयान देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। इसका सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पर हाथ उठाए। सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी की 11 महिला सांसद है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। सभी महिला सांसद सीरियस पॉलिटिशियन है। स्पीकर ने उनका अपमान किया है। स्पीकर पर सरकार ने ये कहने का प्रेशर डाला है, नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं कि वो सदन में आ जाए, इसलिए स्पीकर ने सफाई दिलवाने की कोशिश की और सफाई दे रहे हैं। स्पीकर के माध्यम से सफाई दिलवाई जा रही है, यानी नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है तो स्पीकर से बुलवाया गया कि महिला सांसद किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते थे, यानी सांसदों के ऊपर ही आरोप लगा दिया गया। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एक संयुक्त मंच बनाकर 12 फरवरी को बुलाई गई राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में देश भर के अंदर कम से कम 30 करोड़ मजदूर हिस्सा लेंगे।
लेंगे, ये जानकारी दी है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने पत्रकारों से बात करते हुए 9 जनवरी को विरोध प्रदर्शन में लगभग 25 करोड़ मजदूर हिस्सा लेंगे, ये जानकारी दी है। अमरजीत कौर कहते हैं कि हड़ताल का असर देश के 600 जिलों के अंदर देखने को मिलेगा, जो पिछले साल से लगभग 550 जिलों से ज्यादा है। कौर ने कहा कि ट्रेड यूनियन के भागीदारी के दावे जिला और ब्लॉक स्तर पर मजबूत तैयारियों पर आधारित है और किसान और दूसरे फेडरेशन के लोग भी हमारे साथ में खड़े हैं, यानी 600 के 600 जिले के अंदर व्यापक असर देखने को मिलेगा। 12 फरवरी को देखिएगा किस तरीके का आंदोलन होता है। जो मजदूर संगठन है वे लेबर कोड से जुड़े मामले को लेकर मैदान में कूदे हुए हैं, यानी जो 4 लेबर कोड लेकर आया गया है दोस्तों, जिसमें ज्यादातर इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाया गया है, लेबरों के सुरक्षा और उनके वेतन के बारे में उतना नहीं सोचा गया जिसकी उम्मीद लोग कर रहे थे। तो एक तरीके से मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की गई है। इन्हीं आरोपों के तहत ट्रेड यूनियन मैदान में कूद रहा है और किसानों का एमएसपी से जुड़ा मुद्दा है ही साथ में। अब जो ये डील किया गया अमेरिका के साथ में, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। किसान अपनी नाराजगी जताए, 12 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हो। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और इंटरव्यू में पीयूष गोयल से पूछा गया कि आप लोग रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं, तो पीयूष गोयल कहते हैं कि ये सवाल मेरी मिनिस्ट्री का नहीं है, यानी कॉमर्स मिनिस्ट्री का नहीं है, ये सवाल विदेश मंत्रालय का है। आप विदेश मंत्रालय से इस बारे में पूछिए, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। और इसके बाद जब विदेश मंत्रालय से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का मामला है, यानी इधर से उधर, उधर से उधर, जैसे सरकारी फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक कैबिन से दूसरे कैबिन में घूमती है दोस्तों, उसी तरीके से जनता को मूर्ख बनाने के लिए जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। कॉमर्स मिनिस्टर कहते हैं कि जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एकदम उल्टा बोलते हैं। और ये लगातार जारी है, हर इंटरव्यू में आप यही बातें सुनेंगे दोस्तों। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां किसी की नहीं है, केवल वाहवाही लूट रहे हैं और ये बता नहीं रहे कि ये फर्जीवाड़ा डील जो जनता के खिलाफ किया गया है ये क्यों किया गया। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से एक बयान आता है। वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अगर महंत हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, और अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो वो महंत के तौर पर काम नहीं कर सकते। यानी अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री रहना है तो उनको महंत के पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये 2 तरीके के पोस्ट एक साथ वो संभाल नहीं सकते। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि सीएम खलीफा जैसे होते हैं, भगवा पहनने वाला मीट का व्यापार नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मुसलमानों में राजा होता है और धर्म गुरु भी होता है उसका नाम खलीफा होता है। ये खलीफा पद्धति मुस्लिमों में होती है, हमारे हिंदुओं में ये पद्धति नहीं है। हमारे यहाँ राजा अलग होता है, गुरु अलग होता है। तो हिंदुओं में ये क्यों किया जा रहा है, जो राजा होगा वो गुरु भी होगा। इसका मतलब है कि हिंदुओं को मुसलमानों वाली शैली में प्रवेश कराया जा रहा है, ये अस्वीकार्य है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखिए वो एक मठ के महंत हैं और गद्दी पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री हैं। महंती कहती है कि संतत्व कहता है, गेरुआ कपड़ा कहता है कि एक भी प्राणी का वध मत करो, ठीक बात है। और मुख्यमंत्री का पद कहता है कि करोड़ों मारकर बेच लो, रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, राजस्व बढ़ना चाहिए। दोनों एक साथ नहीं चल सकते, या तो आप महंत की गद्दी पर बैठिए या मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठिए, दोनों एक साथ नहीं चल सकता। और इसीलिए आपको दोनों में से किसी एक पोस्ट को त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि संत की भावना को अगर आपको बनाकर रखना है तो मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के पोस्ट पर रेवेन्यू बढ़ाना और इस तरीके की बातें चलती है। उन्होंने बताया कि 2026 में जो केंद्रीय बजट है उसमें मांस निर्यातकों को अतिरिक्त छूट देने यानी ड्यूटी फ्री और जीव हत्या को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये दिखाता है कि शासन में प्राथमिकता धर्म नहीं है बल्कि राजस्व यानी पैसा है। और इसीलिए जो व्यक्ति शासन की जिम्मेदारी संभाल रहा है वो राजस्व की जिम्मेदारी संभालते हुए जीव हत्या को बढ़ावा दे रहा है। और एक महंत के तौर पर कोई व्यक्ति इस तरीके का कदम तो नहीं उठा सकता। तो महंत के तौर पर उसकी जिम्मेदारी और एक मुख्यमंत्री के तौर पर उसकी जिम्मेदारी में जमीन आसमान का अंतर है, बल्कि एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो 2 पोस्ट एक साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं रख सकते। उनको या तो महंत के पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर उनको मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों, बात तो एकदम तार्किक है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के अंदर पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के एक मामले में हुमायूं कबीर के दामाद के पिता की चल और अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है। हुमायूं कबीर फिलहाल तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता है और भरतपुर से विधायक है। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जमकर बवाल किया था बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर, और उसके बाद एआईएमआईएम के साथ में उनका गठबंधन भी हुआ है। और ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक नए तरीके का संगठन बनाने का, एक नए तरीके का गुट बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथ साथ मणिपुर के अंदर लितान में एक बड़ी घटना हुई दोस्तों। यहाँ पर तकरीबन 25 घरों को फूंक दिया गया। उपद्रवियों ने राइफलों से गोलीबारी भी की और बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल के जवान जो तैनात थे उन्होंने शांतिपूर्ण स्थिति को जैसे तैसे बनाने की कोशिश की दोस्तों। कुल मिलाकर नागा और कुकी समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, यानी मैते और कुकी समुदाय के आपस में विवाद के बाद अब ये नागा और कुकी समुदाय के बीच का विवाद भी सामने आया है। कुल मिलाकर 2 समुदाय के व्यक्तियों के बीच में अगर ये लड़ाइयां होती है दोस्तों, तो तनाव इस तरीके से बढ़ जाता है कि 25 घरों को फूंक दिया जाता है, यानी दंगे हो जाते हैं। इस तरीके का तनाव है समाज के बीच में, और इस तनाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर अभी तक विचार चल रहा है। नए
नए मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं उनके आते ही एक हफ्ते के अंदर ये बवाल हुआ है। तो इससे पता चल रहा है कि शायद मुख्यमंत्री के पास भी उस तरीके की शक्तियां या उस तरीके की पॉलिसी नजर नहीं आती है जिससे दो समुदाय के बीच में आपसी फूट को दूर किया जाए, कि दो व्यक्तियों की लड़ाई एक समाज की लड़ाई दो समाज की लड़ाई बन जाती है। इतना तनावपूर्ण स्थिति मणिपुर के अंदर रहता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, राजधानी दिल्ली के 15 स्कूलों में सोमवार को सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल मिला तो उसके बाद कार्रवाई करते हुए आनंद फान में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। साथ साथ दोस्तों, तेलंगाना के अंदर ज्योतिबा फुले की तोड़ी गई प्रतिमा तो छगन भुजबल ने अमित शाह को लेटर लिखा है। भुजबल ने शाह को पत्र लिखते हुए महात्मा फुले जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को निशाना बनाकर की गई घटनाएं प्रगतिशील समाज के लिए चिंतन का विषय है और लोकतांत्रिक समाज में इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने रविवार को तेलंगाना के अंदर समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की प्रतिमा तोड़े जाने की कड़ी से कड़ी निंदा की है और कांग्रेस पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखते हुए पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए बोला जा रहा है। साथ साथ दोस्तों, तेजस्वी यादव ने जमीन के बदले नौकरी केस मामले में आरोपों को स्वीकार करने से मना करते हुए कहा कि वो कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ेंगे। अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है और लड़ाई होगी और सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। कोर्ट के अंदर सुनवाइयां शुरू होने वाली है। आप लोगों को ये खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना जय हिंद जय भारत। वीडियो